हेलो एवरीवन। तो इन दिस वीडियो में हम पॉजिटिव रूल्स के बारे में डिस्कस करेंगे। दिस इज पार्ट 2 ऑफ द वीडियो। पार्ट 1 आप देखें जिसमें मैंने नेगेटिव रूल डिस्कस किए थे। तो दो तरह के रूल होते हैं जैसे मैंने बताया था, पॉजिटिव नेगेटिव। नेगेटिव रूल वो होते हैं जिसमें अगर वो रूल अप्लाई होते हैं तो स्टेटमेंट जनरली इनकरेक्ट होती है। पॉजिटिव रूल वो होते हैं जो अगर ये अप्लाई करेंगे पॉजिटिव रूल तो स्टेटमेंट जनरली करेक्ट होती है। तो इसमें हम पॉजिटिव रूल डिस्कस करेंगे। मेरे मार्क्स जो हैं 100 से प्लस रहे हैं, 100 प्लस रहे हैं 5-6 साल। ठीक है, तो आपको ये देखना है कि ये रूल अप्लाई होते हैं, इसीलिए मेरे मार्क्स करेक्ट रहे हैं। क्योंकि नॉलेज बेसिस पे 80 मार्क्स से ज़्यादा मैं भी नहीं ला सकता, कोई भी नहीं ला सकता। लेकिन अगर रूल्स अप्लाई करके तुम्हारे 30-40 मार्क्स इंक्रीज होते हैं तो दैट इज़ वेरी गुड। कुछ प्री रिक्विजिट्स हैं तो मैंने पिछली वीडियो में डिस्कस करे हैं। इस वीडियो में वापस से डिस्कस कर रहा हूँ कि नॉलेज इज पैरामाउंट। कि अगर नॉलेज आपकी लग रही है, ठीक है, तो कोई भी रूल अप्लाई होता है, डजेंट मैटर, नॉलेज विल बी ऑन प्रायोरिटी। दूसरा है लॉजिक। अगर लॉजिक लग रहा है और एलिमिनेशन भी लग रहा है तो एलिमिनेशन नहीं लगाना है, लॉजिक पे जाना है। फिर तीसरा आता है कॉमन सेंस। कॉमन सेंस मतलब गट फीलिंग। कॉमन सेंस आपकी बहुत सारी चीज़ों से डेवलप होती है, तुम्हारे लाइफ एक्सपीरियंस से डेवलप होती है। ठीक है, तो कॉमन सेंस थर्ड पे आता है। फोर्थ पे आते हैं हमारे रूल्स, जो भी ये रूल्स हैं। ठीक है, और ये रूल्स जो हैं इनमें ओवरलैप भी होते हैं। ठीक है, तो ये भी देखना है। नेट पॉजिटिव एक हमारा लॉजिक है जिससे प्रोबेबिलिटी हम देखते हैं कि किसी भी क्वेश्चन की अगर 33% से ज़्यादा प्रोबेबिलिटी है तो हमें मार्क करना चाहिए। दैट मीन्स कि अगर हमारी 4 स्टेटमेंट दे रखी हैं और उसमें हमारा एक भी इनकरेक्ट साबित हो जाता है, ठीक है, तो हमें वो क्वेश्चन मार्क करना चाहिए। तो ऐसा देखा गया है कि अगर हम इस तरह से सिर्फ एक एलिमिनेट कर देते हैं ना, तो हमारे सिर्फ 10-12 क्वेश्चन ही ऐसे बचते हैं जिसमें हम कोई भी एलिमिनेट नहीं कर पा रहे हैं। तो आपकी जो मार्क करने की प्रोबेबिलिटी है वो 85 टू 90 क्वेश्चन हो जाती है। ठीक है, तो 85 से 90 क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करने हैं। अब ये रूल सारे जब ही अप्लाई होंगे जब आपने सिलेबस एक बार पढ़ लिया हो, पीवाईक्यू एक बार गो थ्रू कर लिए हो, ठीक है, और हर जो सब्जेक्ट है उसके 200-300 क्वेश्चन कर लिए हो। मतलब इतनी नॉलेज हो आपके पास कि आपको ये एलिमिनेशन टेक्निक अप्लाई करने की थोड़ी सी समझ आए। ठीक है, अदरवाइज डायरेक्टली एलिमिनेशन पे कूदोगे बिना पढ़े लिखे तो कोई फायदा नहीं है। ठीक है। और एक और चीज मैं ऐड करता हूँ कि ये तो ऑप्शंस मैंने बता रखे थे कि कोई भी पेपर डिफिकल्ट है आसान है, 10-12 क्वेश्चन, 15 क्वेश्चन, 20 क्वेश्चन से नहीं करना पड़ता है। पूरा पेपर 100 क्वेश्चंस में हम देखेंगे, उसके बाद ही हम जज कर सकते हैं कि पेपर आसान है डिफिकल्ट है। तो जब भी आप पेपर दे रहे हो ना 2 घंटे का, उसके बीच में आपको कभी भी ये माइंड में नहीं लाना है कि पेपर डिफिकल्ट है आसान है। ठीक है, पूरा पेपर कर लो, मार्क कर लो, बाहर निकल के देखना डिफिकल्ट है आसान है। ठीक है, पेपर के बीच में ये नहीं सोचना है कि डिफिकल्ट है आसान है, बस अपना नॉलेज लगानी है, गट फीलिंग लगानी है। ठीक है, और अपना कॉन्फिडेंस रखना है कि मुझे बस 80 नंबर क्रॉस करने हैं और 30-40 नंबर मेरे एलिमिनेशन से हो जाएंगे क्रॉस, बाकी 30-40 नंबर मेरी नॉलेज इतनी तो है ही है, बेसिक नॉलेज मेरे पास कि 30-40 नंबर आ जाए। ठीक है, बस ये कॉन्फिडेंस रखना है कि मेरा पेपर क्लियर होगा, किसी का हो चाहे ना हो। इस कॉन्फिडेंस के साथ आप पेपर दोगे तो क्लियर होता है, और फिर एलिमिनेशन टेक्निक तो लगती है। मैंने कुछ नेगेटिव रूल्स डिस्कस करे थे, जैसे कि इसमें लगता है नेगेटिव रूल कि कोई भी एग्जैक्ट फैक्ट है या परसेंट है या फिर मंथ है या फिर ईयर है वो जनरली इनकरेक्ट होता है। बाकी यहाँ पे देखो कि मोस्ट ऑफ द आ रहा है या वन ऑफ द आ रहा है, ठीक है, सम आ रहा है, तो इस तरह के जो मॉडरेट स्टेटमेंट्स होती हैं वो यूजुअली करेक्ट होती हैं। ये 90% केसेस में देखा गया है कि वो यूजुअली करेक्ट होती हैं। अब किन वर्ड से हमें पता लगेगा कि वो मॉडरेट स्टेटमेंट है? कैन। कैन बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर कहीं भी आता है कैन, स्पेशली साइंस एंड टेक के क्वेश्चन में, तो वो करेक्ट है स्टेटमेंट। सम, यूजुअली 90% ऑफ द केसेस अगर सम आ रहा है स्टेटमेंट में तो वो करेक्ट होती है। ठीक है, मे माइट, ये करेक्ट होती है कि माइट नॉट, माइट यस। ठीक है, तो एक ग्रे एरिया में आ जाता है, तो ग्रे एरिया की यूजुअली स्टेटमेंट करेक्ट होती है। मैनी, मोर, लेस, वन ऑफ दी, मच, समटाइम्स, ऑफन, तो ये स्टेटमेंट्स हमारी करेक्ट होती हैं। जैसे कि ये ले लो, सम 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 सम, तो ये चारों हमारी करेक्ट है। ठीक है, सम सम सम, ये तीनों हमारी करेक्ट है। ये 2023 के एग्जाम्पल्स हैं। तो अगर आपने पढ़ा भी नहीं है अंदर का क्या मसाला है, फिर भी आपका जो है करेक्ट हो जाती है। अब यहाँ देखो, यहाँ नंबर दे रखा है बिलो 3। ठीक है, लेकिन ये जेनरिक स्टेटमेंट है। ठीक है, अब बिलो 3 के नीचे कुछ तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म आएंगे, सम तो आएंगे, 1-2 आएंगे बेसिकली, तो सम में आ जाता है वो 1-2 भी है तो।
तो ये स्टेटमेंट जनरली करेक्ट हो जाती है। इसकी बहुत सारी स्टेटमेंट्स हमारी करेक्ट हो जाती हैं इससे। जैसे ये आंसर हमें बेसिकली नहीं पता है, लेकिन सम ये तो सही है हमारा, तो नन हमारा खत्म हो गया। ठीक है, बाकी ये जो है ये नॉलेज बेस्ड क्वेश्चन है। और ये नॉलेज बेस्ड क्वेश्चन क्यों है? क्योंकि एमएसपी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और कौन सी फसल पे एमएसपी होती है, कौन सी पे नहीं होती है, तो ये जानना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। ठीक है, क्योंकि ये कोर है सब्जेक्ट का, तो ये तो पढ़ना ही होता है। तो नॉलेज बेसिस पे ऊपर की दो हो जाती है, नीचे सम से करेक्ट हो जाती है। फिर सम जजमेंट्स। ठीक है, अब सम आ गया आपका, तो ये इसकी हाई प्रोबेबिलिटी है करेक्ट होने की, और ये करेक्ट ही है। अब मैंने बताया था नेगेटिव रूल में कि अगर कहीं भी डेफिनेशन आ जाती है, डिफाइंस कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डिफाइन करता है, तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में डेफिनेशन बहुत ही कम है, मतलब किसी भी चीज को डिफाइन नहीं करता है बेसिकली। तो इसका सीधा सीधा सी आंसर है। ठीक है, इसमें भी जैसे मैं नहीं आ रहा है, ये तो फैक्ट है। ठीक है, फैक्ट हमारी यूजुअली इनकरेक्ट होते हैं, तो यहाँ से इनकरेक्ट हो जाती है, मैनी से सही हो जाती है। और भी सारे होमगार्ड वाला क्वेश्चन आपका कई बार रिपीट हो चुका है। ठीक है, मेरी पीपीटीज में ही। तो अब ये देखना है कि सम आ गए यहाँ पे, सम स्टेट्स, तो ये हमारी करेक्ट हो जाती है। और मैंने बताया था कि, और हम आगे भी देखेंगे कि पॉजिटिव स्टेटमेंट कहीं भी एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स बोलता है ना, तो वो जनरली करेक्ट रहते हैं, और ये कॉमन लॉजिक पे भी डिपेंड है। और जहां भी आ जाता है कि रूल्स अंडर द डेवलप्ड बाई इस तरह के रहते हैं, तो यूजुअली इनकरेक्ट रहते हैं। इसका ओनली टू आंसर। ठीक है, जैसे सम अरब स्टेट्स आ गया, तो ये हमारा करेक्ट है। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे एलिमिनेशन उतना अप्लाई नहीं होता है। जैसे यहाँ पे एक में मोर है, दूसरे में भी मोर है, तीसरे पे भी मोर है। अगर एक ही एलिमिनेशन तीन चार में लग जा रहा है, तो वहां पे कान खड़े हो जाने चाहिए सारे, हो सकता है इनकरेक्ट ना हो या करेक्ट ना हो। यहाँ पे लॉजिक आपका अप्लाई होगा, जैसे मैंने बताया था, नॉलेज नंबर वन, लॉजिक, कॉमन सेंस। अब लॉजिक क्या है यहाँ पर कि भाई चाइना जो है टेक्नोलॉजिकली एडवांस्ड है इंडिया से। ठीक है, तो इरिगेशन किस पे डिपेंड है? टेक्नोलॉजी पे डिपेंड है, वाटर टेक्नोलॉजी पे। ठीक है, तो अब कह रहा है इंडिया ज्यादा मोर एडवांस्ड है, तो ये तो गलत हो जाती है। सिमिलरली यहाँ पे प्रोडक्टिविटी किस पे डिपेंड है? टेक्नोलॉजी पे। टेक्नोलॉजी में कौन एडवांस है? चाइना। तो ये हमारी गलत हो जाती है। और बाकी लैंड, एरेबल लैंड हमारे पास ज्यादा है चाइना से। ये हमारा कॉमन क्वेश्चन भी, मतलब सिलेबस से भी डायरेक्टली आया है ये, ज्योग्राफी में हम इस तरह का पढ़ते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पे आ गया मोर देन लैंड सरफेस, स्पेसिफिक हीट, तो ये करेक्ट है। अब यहाँ पे देखो कि यहाँ पे भी दे रखा है ग्रेटर देन ड्यूरिंग समर्स देन विंटर। अब ये देखो कॉम्प्लिकेटेड स्टेटमेंट है। मैं इस स्टेटमेंट की बात कर रहा था कि यहाँ पर ये स्टेटमेंट मेरे हिसाब से करेक्ट होनी चाहिए, मोस्ट ऑफ द इंस्टीट्यूट्स ने भी करेक्ट बोली है, लेकिन यूपीएससी ने इसे इनकरेक्ट बोला है। अब यूपीएससी ने इसे इनकरेक्ट क्यों बोला है? ये देखो बहुत ही ओवरली कॉम्प्लिकेटेड स्टेटमेंट है। ठीक है, कि टेम्परेचर कॉन्ट्रास्ट बिटवीन कॉन्टिनेंट्स एंड ओशन इज ग्रेटर ड्यूरिंग समर देन इन विंटर। अब ये डिपेंड करता है बहुत सारी चीजों पे, कि लोकेशन क्या है, लैटिट्यूड क्या है, लॉन्गिट्यूड क्या है। ठीक है, लॉन्गिट्यूड क्या है, और कुछ तो इसके एक्सेप्शंस होंगे ही होंगे। ठीक है, तो इस वजह से यूपीएससी ने इसको इनकरेक्ट करा है। लेकिन इन जनरल केसेस में देखा गया है, क्योंकि वाटर की स्पेसिफिक हीट ज्यादा होती है लैंड से, तो उसमें टेम्परेचर डिफरेंस ज्यादा आता है समर्स में। ठीक है, यूजुअली ये केस है। अब यहाँ पे यूपीएससी ने इसको इनकरेक्ट करा है, तो ये क्या लॉजिक हो सकता है कि यूपीएससी ने क्यों इनकरेक्ट करा है? तो ये ओवरली कॉम्प्लिकेटेड स्टेटमेंट्स है, मॉडरेट नहीं है स्टेटमेंट, इसलिए इसको इनकरेक्ट किया है। ठीक है, जैसे ये है कि मोर देन आ गया। ठीक है, तो ये हमारी करेक्ट है। लेकिन यहाँ पे देखो, इंडिया नीड्स टू एक्सट्रैक्ट मोर, अब ये फ्यूचर यहाँ पे लॉजिक लग रहा है कि इंडिया को चाहिए कि ज्यादा पानी खींचे, क्योंकि उसकी 18% पॉपुलेशन है। ऐसा जरूरी नहीं है, ये डिस्प्रूव हो चुका है। ठीक है, इट इज वेरी इजी टू डिस्प्रूव। क्यों? कि अगर हम वाटर यूज एफिशिएंसी बढ़ा दें, तो हमें इतनी ज्यादा वाटर एक्सट्रैक्ट करने की जरूरत नहीं है। तो ये सिंपल अपना लॉजिक यहाँ पे अप्लाई हो रहा है, तो ये इनकरेक्ट होते ही हमारा आंसर आ जाता है सी। ठीक है, अब जैसे वन ऑफ द आ गया कि वन ऑफ द मोस्ट। अब ये वन ऑफ द मोस्ट जो है, ये मॉडरेट स्टेटमेंट की कैटेगरी में आ जाता है। मॉडरेट स्टेटमेंट जहां भी आ जाती है, वो हमारी करेक्ट होती है। ठीक है, अब ये आ गया कि कार्बन मार्केट ट्रांसफर रिसोर्स फ्रॉम प्राइवेट सेक्टर टू स्टेट। अब ये डायरेक्टली तो नहीं हो सकता, लेकिन इनडायरेक्टली होता है। क्यों? कार्बन टैक्स वगैरह लगते हैं, कार्बन मार्केट से जब डेवलप होता है, कार्बन टैक्स वगैरह लगते हैं। जब टैक्स लगता है, तो प्राइवेट से स्टेट की तरफ आ रहा है, तो ये स्टेटमेंट हमारी यहाँ पे करेक्ट हो जाती है। अब यहाँ पे इसकी डायरेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है, क्योंकि क्लाइमेट चेंज को दे रहा है और सरकार के पास पैसा जा रहा है, तो उसमें क्या लॉजिक है? भाई प्राइवेट के पास पैसा रहे तो भी क्लाइमेट चेंज बीट हो सकता है, तो कोई डायरेक्ट लिंकेज नहीं बन रही है, इसलिए इसका बी आंसर है।
ठीक है, और भी बताऊंगा इसका कि ये एजर्शन रीजन वाले में कि क्या पैटर्न है यूपीएससी का पूछने का, तो लास्ट में डिस्कस करेंगे इस वीडियो के। फिर और भी है कि वन ऑफ द लीडिंग, अब ये वन ऑफ द लीडिंग आ गया है, मॉडरेट होगी स्टेटमेंट, मॉडरेट होगी तो ये करेक्ट आती है। अब ये एक्सट्रीम हो जाती है सेकेंड लार्जेस्ट, एक तो नंबर आ गया ऊपर से लार्जेस्ट आ गया, तो ये दोनों आ गए तो ये इनकरेक्ट हो जाती है, सी इज द राइट आंसर। अगर आपको एग्जैक्टली नहीं पता है तो आप सी पे ही जाओगे, इसे इनकरेक्ट ही मानोगे क्योंकि रूल अप्लाई हो रहा है। ठीक है, अब मैनी, नॉट ऑल, अगर ऑल आ जाता तो इनकरेक्ट हो जाती, मैनी, मैनी मतलब मॉडरेट होगी स्टेटमेंट। ठीक है, जनरली, जनरली मतलब मॉडरेट होगी। तो ऐसे वर्ड आपको देखने पड़ेंगे जो स्टेटमेंट को मॉडरेट बनाते हैं, उसकी हाई प्रोबेबिलिटी हो जाती है करेक्ट होने की। ठीक है, इसका आंसर ए है। फिर स्टेटमेंट्स विच आर हार्ड टू डिस्प्रूव, मतलब उन्हें गलत साबित करना बहुत ही मुश्किल हो जाता है, जैसे कि ये स्टेटमेंट है, इसको डिस्प्रूव करना ज्यादा मुश्किल नहीं है कि टेम्परेचर कॉन्ट्रास्ट, हम कह सकते हैं भाई पोलर इलाके में अलग होगा, फिर जो है लैटिट्यूड में अलग होगा। ठीक है, अब ये कॉन्टिनेंट्स बता रहा है, ये कॉन्टिनेंट एंड ओशन, तो ये कॉन्टिनेंट एंड ओशन कौन सा ओशन कौन सा कॉन्टिनेंट, तो उसने क्लियरली डिफाइन नहीं किया है, तो ये कॉम्प्लिकेटेड स्टेटमेंट है। ठीक है, तो ये इनकरेक्ट है हमारी। अब ये हार्ड, और वो डिस्प्रूव करना मुश्किल भी नहीं था ज्यादा, लेकिन सम स्टेटमेंट्स आर वेरी हार्ड टू डिस्प्रूव, जैसे कार्बन फाइबर्स आर यूज्ड इन मैन्युफैक्चर ऑफ कंपोनेंट्स इन ऑटोमोबाइल्स एंड एयरक्राफ्ट, हो सकता है और 100% हो सकता है, क्योंकि कार्बन फाइबर्स इज ए फ्यूचरिस्टिक टेक्नोलॉजी, और साइंस एंड टेक के क्वेश्चन में ये देखा गया है कि जब भी फ्यूचरिस्टिक टेक्नोलॉजी आती है और उसके जो एप्लीकेशन बताई गई हैं फ्यूचरिस्टिक टेक्नोलॉजी की, वो यूजुअली करेक्ट होती है 100%, मतलब 90 to 100% आप मान के चलो। ठीक है, फ्यूचरिस्टिक टेक्नोलॉजी है। अब कैन नॉट ये एक्सट्रीम हो गया तो ये इनकरेक्ट हो गया, तो ये आंसर। अब ये देखो मॉडरेट स्टेटमेंट का एक और एग्जांपल है, लार्जली फोकसेस ऑन क्यूरेटिव केयर। ठीक है, प्राइमरीली रेस्पॉन्सिबल, ये थोड़ी एक्सट्रीम है, लेकिन यहाँ पे अब तुम्हारी इसका हार्ड टू डिस्प्रूव होगा, जैसे कि अब इंडिया में आपको ये पता है कि भाई क्यूरेटिव केयर पे ज्यादा फोकस है, प्रिवेंटिव केयर पे उतना नहीं है। ठीक है, कि हम जब बीमारी हो जाती है उसके बाद ही थोड़ा उस पे सोचते हैं, स्पेशली सरकार। तो ये सही स्टेटमेंट है, एक जनरली करेक्ट स्टेटमेंट है, तो ये डिस्प्रूव तो हो नहीं रही है, तो ये करेक्ट है। सिमिलरली यहाँ पर कि हमें पता है कि डिसेंट्रलाइज्ड अप्रोच है और स्टेट्स के पास जो है रेस्पॉन्सिबिलिटी है हेल्थ केयर की, तो हेल्थ जो है वो कौन सा सब्जेक्ट है, स्टेट सब्जेक्ट है। ठीक है, तो ये है, लेकिन डायरेक्ट लिंकेज नहीं है। अब अगर हम डायरेक्ट लिंकेज इसका लगाएं, इसका ये आंसर कोई लोग करके आएंगे, अगर डायरेक्ट लिंकेज लगाएं तो इसका मतलब क्या है कि हम स्टेट्स को बदनाम कर रहे हैं। तो जहां पर भी नेगेटिव स्टेटमेंट्स आती है ना कि किसी चीज को हम बदनाम कर रहे हैं, किसी भी गवर्नमेंट बॉडी को हम बदनाम कर रहे हैं, तो यूपीएससी नहीं चाहता कि बदनामी हो, तो बदनाम नहीं होगी, तो इसका बी आंसर हम मार्क करेंगे, नहीं तो हम स्टेट को डायरेक्टली रेस्पॉन्सिबल मान रहे हैं ना कि जो है वो अच्छे से प्रिवेंटिव केयर को अप्लाई मतलब नहीं देती है। तो क्रिटिसिज्म जहां भी आता है तो वहां पे किसी भी पर्टिकुलर रीजन का या स्टेट का, तो वहां पे यूजुअली उसका लिंक नहीं बनाते हम। होमगार्ड वाले में भी देख लो आप कि जैसे ये बी स्टेटमेंट है, एक तो रोल वाले यूजुअली सही होते हैं, वो तो बताया ही था, लेकिन इसको प्रूव नहीं कर सकते, ऑक्सिलरी फोर्स की तरह ही काम करती है और ये लॉजिकल भी है और डिस्प्रूव करना बड़ा मुश्किल है इसको। ठीक है, अब तीसरी स्टेटमेंट को भी देखो, इसको डिस्प्रूव करना काफी मुश्किल है कि होमगार्ड जो है हाँ हेल्प करते होंगे बटालियंस को या मिलिट्री को, या कुछ स्टेट में होंगी वो अप्लाई, तो डिस्प्रूव नहीं हो सकता है वो। ठीक है, इसलिए 200 और 3 हमारी करेक्ट हो जाएंगी यहाँ पर। अब एक और पॉजिटिव रूल है कि कि जब 4 स्टेटमेंट्स हमारी दे रखी हैं मैच द फॉलोइंग्स में, ये यूजुअली होता है, 2023 में देखा गया है कि फ्लिप कर देता है, दो स्टेटमेंट्स को फ्लिप कर देता है। और ये भी देखा गया कि अगर 4 स्टेटमेंट दे रखी हैं और प्योरली फैक्चुअल है, प्योरली फैक्चुअल है, तो उसमें से 2 करेक्ट होती हैं। ठीक है, ऑल 4 तो नहीं होती हैं, जैसे मैंने बताया था ऑल 4 अगर फैक्चुअल है तो ऑल 4 नहीं होती है, नेगेटिव रूल में बताया था। ठीक है, ओनली 1 भी काफी मुश्किल है, अगर 4 फैक्चुअल स्टेटमेंट है तो इसमें ओनली 1 भी काफी मुश्किल है। अब ये क्यों मैं बता रहा हूँ कि यूपीएससी को पता है कि ये मुश्किल क्वेश्चन है आपके लिए तो आसान बनाने के लिए कुछ तो लॉजिक देगा, लॉजिक यही है कि ऑल 4 ओनली 1 हटा दो। अब जब ऑल 4 ओनली 1 हटा दिया तो 3 ओनली 2 में ऑप्शन बचता है, तो आप ओनली 2 पे मार्क करेंगे। ठीक है, ओनली 2 पे मार्क करेंगे, क्योंकि
तो यूपीएससी का ये माइंड है कि वो दो स्टेटमेंट को फ्लिप कर देता है यहाँ पर। तो इसमें 1 and 3 इनकरेक्ट है हमारा, तो ओनली 2। ठीक है, सिमिलरली यहाँ पे तो यही लॉजिक अप्लाई करके हमारा ओनली 2 स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। अब ये सारे क्वेश्चनों में इस तरह से अप्लाई करो, दो दो तीन तीन क्वेश्चंस में एक एलिमिनेशन टेक्निक अप्लाई हो रही है। मैंने आपको 19-20 एलिमिनेशन टेक्निक नेगेटिव रूल में बताई, ठीक है, 7-8 नेगेटिव पॉजिटिव रूल में बताई, और हर टेक्निक में ना एक दो क्वेश्चन में अप्लाई होती ही है। कुछ एलिमिनेशन टेक्निक जैसे मॉडरेट वाली तो ज्यादा क्वेश्चनों में अप्लाई होती है। तो आप ये देखो कि नियरली 50 to 60 स्टेटमेंट्स क्वेश्चंस ऐसे हैं यूपीएससी के जहां पे डायरेक्ट एलिमिनेशन अप्लाई हो रहा है। ठीक है, फिर इवॉल्विंग टेक्नोलॉजी की एप्लीकेशन ज्यादातर करेक्ट होती हैं। अब ये 2023 के 3 क्वेश्चन है, काफी आसान है साइंस एंड टेक के। अब साइंस एंड टेक के क्वेश्चन आपको मुश्किल लगते होंगे, लेकिन ये देखो कि फ्यूचरिस्टिक टेक्नोलॉजी है ग्रीन हाइड्रोजन, उसकी एप्लीकेशन दे रखी है कैन बी। और ये कैन बी क्या है? कैन बी इज ए मॉडरेट स्टेटमेंट, स्टेटमेंट भी मॉडरेट है, ऊपर से साइंस एंड टेक का क्वेश्चन है, ऊपर से एप्लीकेशन बता रहा है फ्यूचरिस्टिक टेक्नोलॉजी की। तो 3 रूल अप्लाई हो रहे हैं यहाँ पर, 3 पॉजिटिव रूल अप्लाई हो रहे हैं। अब 3 रूल अप्लाई हो रहे हैं तो ये ऑल स्टेटमेंट करेक्ट है। अब यहाँ ज्यादा लॉजिक नहीं लगाना है दिमाग का। सिमिलरली यहाँ पे फ्यूचरिस्टिक टेक्नोलॉजी है वही ग्रीन हाइड्रोजन की, और इसकी 3 एप्लीकेशन दे रखी है, तो तीनों करेक्ट है। अब ये बायोफिल्टर्स वाला में भी एप्लीकेशन दे रखी है, लेकिन यहाँ देखो 1 and 3 ऑप्शंस आर लाइक अपोजिट। यहाँ पे क्या बोल रहा है? बायोफिल्टर प्रोवाइड वेस्ट ट्रीटमेंट बाय रिमूविंग अनईटन फिश फीड। अब यहाँ पे तो बोल रहा है कि वेस्ट ट्रीटमेंट मतलब जो फिल्टर कर रहा है बेसिकली। यहाँ पे क्या रहा है? इंक्रीज फॉस्फोरस। अब ये फिल्टर कर रहा है तो इंक्रीज कैसे कर रहा है? तो ये ऑड वन आउट हो गया, ऑड वन आउट भी हो गया, और अगर 1 सही है तो 3 इनकरेक्ट होना ही चाहिए। ठीक है, तो 1 and 2 इज द राइट आंसर बी। और ये दोनों फ्यूचरिस्टिक टेक्नोलॉजी का एप्लीकेशन है और लॉजिकल भी है। फिर एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स हमारे करेक्ट है, अदरवाइज कोई एलिमिनेशन अप्लाई ना हो रहा हो, तो मेजर एलिमिनेशन अगर अप्लाई नहीं हो रहा है तो यूजुअली एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स हमारे करेक्ट रहते हैं किसी भी स्कीम के, स्टेटमेंट के। जैसे ये रूल्स एम्स एंड ऑब्जेक्टिव आ गया। ठीक है, फिर वन ऑफ दी, एक तो स्टेटमेंट मॉडरेट हो गई, वन ऑफ इंडियाज G20 प्रायोरिटीज, एक तो मॉडरेट स्टेटमेंट हो गई, ऊपर से एम हो गया, तो 2 पॉजिटिव रूल लग गए। तो ये स्टेटमेंट सही है हमारी, आती है चाहे नहीं आती है एग्जैक्टली नहीं पता है, लेकिन 2 पॉजिटिव रूल अप्लाई हो रहे हैं यहाँ पर, स्टेटमेंट करेक्ट है। ठीक है, फिर ये देखो कि डिस्कस द इंटरनेशनल इकोनॉमिक एंड फाइनेंशियल इश्यूज, ये हमारा एम अप्लाई हो रहा है यहाँ पर। ठीक है, और डिस्कस, डिस्कस इज अ मॉडरेट स्टेटमेंट। भाई कुछ भी हो, डिस्कशन तो हो ही सकता है ना, चाहे उसमें मतलब उसको लीगली बाइंडिंग किया हो, नहीं किया हो, या कुछ भी हो, डिस्कशन तो बहुत ही कॉमन है, हर चीज में डिस्कस करना चाहिए। तो ये स्टेटमेंट मॉडरेट हो जाती है, तो दोनों रूल अप्लाई हो रहे हैं, इसका सी आंसर है। आपको पता है नहीं पता है, थोड़ा सा वर्डों पे फोकस करके आप जो है इस स्टेटमेंट को, इस क्वेश्चन को सही कर सकते थे। अब जैसे जननी सुरक्षा वाला क्वेश्चन है, तो इसमें ये सही है, ये सही है, एम्स एंड ऑब्जेक्टिव बता रखा है, ये सही है, एम्स एंड, अब ये भी ऑब्जेक्टिव बता रखा है तो ये भी सही है, लेकिन यहाँ पे देखो नंबर दे रखा है वो भी एग्जैक्ट, तो यहाँ पे इनकरेक्ट हो जाता है। ठीक है, और मदरहुड इंटरवेंशन ये गवर्नमेंट बॉडी दे रखी है, तो ये इनकरेक्ट हो जाता है। अब इंडिया में जो भी क्वेश्चन आते हैं यूपीएससी के गवर्नमेंट बॉडी वाले कि ये स्कीम इस बॉडी के अंडर है, इस मिनिस्ट्री के अंडर है, तो वो जनरली इनकरेक्ट होते हैं, इस डिपार्टमेंट के अंडर है। तो मिनिस्ट्री, डिपार्टमेंट, बॉडीज वो जनरली इनकरेक्ट होती है। ठीक है, ये हमने नेगेटिव रूल में डिस्कस किया था। अब नाम से आप पता लगा सकते हो, जैसे मार्शलैंड है। अब मार्शलैंड इज वन ऑफ द कैटेगरी ऑफ वाटर बॉडी, जैसे मैंग्रोव इज ए वाटर बॉडी, सॉल्ट पैन, स्वाम्प, ऐसा ही एक चौथा होता है मार्शलैंड। अब ये 3 अपोजिट दे रखे हैं, तो यही होगा आंसर, चाहे आपको पता है नहीं पता है, यहाँ लॉजिक लग जाएगा। फिर एरियल मेटाजीनोमिक्स, एक तो एयर आ गया मतलब हवा में, मेटाजीनोमिक्स मतलब डीएनए पीएनए आ गया आपका। ठीक है, डीएनए या जीन इस तरीके से आ गया, तो इस पे ए ही सही बैठ रहा है, कलेक्टिंग डीएनए सैंपल्स फ्रॉम एयर इन हैबिटेट एट वन गो। हालांकि बाकी भी कंफ्यूजिंग है, तो आप इसको क्वेश्चन को छोड़ सकते हो, लेकिन इसका मोस्ट प्रोबेबल जो सबसे सटीक लॉजिक बैठ रहा है नाम के हिसाब से, वो ये बैठ रहा है। और आपको पता है नाम के हिसाब से बहुत सारे और क्वेश्चंस हैं स्पेशली आर्ट एंड कल्चर में जो सही होते हैं आपके, ठीक है, सिर्फ नाम के हिसाब से। अब जैसे ऐसा आया, अब इसमें इस वाले क्वेश्चन में लेट से आता कि ये 4 स्टेटमेंट दे रखे हैं, ओनली 1 ओनली 2, तब ये लॉजिक अप्लाई नहीं होता। लेकिन अगर सिर्फ ABCD दे रखा है और इसी में से आपको चूज करना है, तो आप ये और 2 स्टेटमेंट्स सिमिलर टाइप की दे रखी हैं इनिशियली कि मैनी मार्जिनल फार्मर्स, मैनी मार्जिनल फार्मर्स,
तो ये दो इनकरेक्ट है 100%। हर केस में ये देखा गया, और ऐसे क्वेश्चन, एक दो क्वेश्चन हर साल आते हैं। तो ये दो क्वेश्चन आपके यहाँ से बन गए सिर्फ इस रूल से। ठीक है, जैसे एक आया था क्वेश्चन आई थिंक 2021 में, लीगो दो ऑप्शन में दे रखा था और बाकी दो ऑप्शन कुछ और थे, तो इनमें से ही कोई एक करेक्ट होगा। ठीक है, आपको ये देखना है। अब अपोजिट ऑप्शंस भी आते हैं कि एक तो फ्लिप कर देता है, वो डेफिनेशन फ्लिप कर देता है, और फिर अपोजिट ऑप्शन है कि अगर वन करेक्ट होगा तो थ्री इनकरेक्ट होगा, और थ्री करेक्ट होगा तो वन इनकरेक्ट होगा। तो इसमें देखना है। और लॉजिक ये अप्लाई हो रहा है, अगर फिल्टर है तो इंक्रीज क्यों करेगा, फास्फोरस को फिल्टर करेगा ना, तो ये इलॉजिकल बैठ रहा है, तो 1 and 2 इज द राइट आंसर। तो ऐसे लॉजिक आपको लगाने हैं। फिर एजर्शन रीजन जो क्वेश्चंस हैं उसमें कुछ पैटर्न यूपीएससी के फाइंड हुए हैं। ठीक है, आपको ये देखना है कि 70% ऑफ द टाइम सी और डी हमारा आंसर होता है। कि अगर मान लो 25 क्वेश्चन आए हैं ना, तो उसमें 20 क्वेश्चंस में सी और डी ही आंसर है, ए बी नहीं है। तो ए बी में फंडा ही नहीं करना है। और ये सी और डी आंसर फाइंड करना कितना आसान है, आप ये देखो कि एक ही स्टेटमेंट अगर इनकरेक्ट होती है, अगर एक में एलिमिनेशन अप्लाई हो रहा है, तो आपके पास सीधा आंसर आ रहा है। तो एजर्शन रीजन वाले क्वेश्चन बहुत आसान है। अगर 25 क्वेश्चन आ रहे हैं ना, तो आप इजीली उनमें 20 में सही मार्क कर सकते हो, थोड़ा सा लॉजिक लगा के। तो एजर्शन रीजन से बिल्कुल नहीं डरना है। ठीक है, उसमें क्या रहता है, ए एंड बी आर करेक्ट, बी इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। फिर ए बी आर करेक्ट, बोथ करेक्ट, बी इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन। ठीक है, फिर ए इज इनकरेक्ट, बी इज करेक्ट, ये रहता है। फिर ए इज करेक्ट, बी इज इनकरेक्ट। तो अगर एक भी आपको चार स्टेटमेंट में इनकरेक्ट मिल गई, तो सी और डी में से आंसर है। ठीक है, तो ये देखना है आपको। अब जो भी इसमें ए और बी में से भी आंसर है, अगर दोनों स्टेटमेंट करेक्ट हैं, तो आप ये देखो 70-80% ऑफ द टाइम ए इज करेक्ट। ए ही ज्यादा करेक्ट मिलता है 70-80% ऑफ द टाइम। ठीक है, अगर आपको बिल्कुल भी लॉजिक समझ नहीं आ रहा है, बिल्कुल ही दिमाग में भसड़ हो चुकी है, समझ नहीं आ रहा, तो ए पे करेक्ट करके निकल लो आगे। ठीक है, क्योंकि बी यूजुअली इनकरेक्ट है। अब कैसे पता लगाएंगे कि करेक्ट एक्सप्लेनेशन है कि नहीं है? लिंकेज, कि कोई छोटी सी भी पार्शियल डायरेक्ट लिंकेज भी है, पार्शियल लिंकेज भी है, तो उसको ए ही मार्क करेंगे। अगर बिल्कुल ही अलग है या फिर कोई नेगेटिव साइंस बैठ रहा है, ठीक है, और अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो बात अलग है। लेकिन अगर डायरेक्ट लिंकेज एक भी बैठ रहा है ना, तो आप ए मार्क करोगे उसमें। ठीक है, एजर्शन रीजन के आप जितने भी क्वेश्चन हैं वापस जाके 2023 का पेपर देखना, आपको इजीली उसमें मिलेगा। ठीक है, पेपर और जो यूपीएससी की है वो साथ में लेके बैठना, क्वेश्चन देखना। मेरी एलिमिनेशन की दोनों वीडियोस के बाद आप ये एक्सरसाइज करो कि 2023 का पेपर लेके बैठो, उसके आंसर लेके बैठो, और आपको हर क्वेश्चन में ना वो दिखने लग जाएगा कि हाँ यार, नॉलेज की इतनी रिक्वायरमेंट नहीं थी। नॉलेज की रिक्वायरमेंट है, 40-50 क्वेश्चंस में है, और जो बाकी एलिमिनेशन कर रहे हो उसमें लॉजिक की एप्लीकेशन की रिक्वायरमेंट है, कॉमन सेंस की एप्लीकेशन की रिक्वायरमेंट है। ठीक है, लेकिन एलिमिनेशन अगर आप लगाते हो ना, तो आपकी श्योरिटी लेवल बढ़ जाता है, और वो श्योरिटी लेवल से ही आपको 20-30 मार्क्स इंक्रीज होते हैं। ठीक है, और इसके बिना नहीं हो सकता। अगर आप नॉलेज और लॉजिक के बेस पे जाओगे, तो आप 60-50-60 मैक्स, इससे ज्यादा क्वेश्चन नहीं कर सकते। और इतने क्वेश्चन करोगे तो नंबर नहीं आएगा, आपको ये लगाना ही पड़ेगा, सीधी सी बात है। ठीक है, तो इन वीडियोस को देखो और 2023 का पेपर एनालाइज करो, आंसर क्वेश्चन लेके साथ में बैठो उसके, और एनालाइज करो प्रॉपर तरीके से, और इन एलिमिनेशन टेक्निक्स को अप्लाई करने की कोशिश करो। फिर देखना कि आपके जो मार्क्स हैं अगले टेस्ट में वो इम्प्रूव होते हैं कि नहीं होते हैं। ठीक है, थैंक यू ऑल।